Good morning, students. Today we will read a poem from your book Beehive on killing a tree. Okay, so from the title it is very clear that we are talking about tree. Okay, killing यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ किया है? On killing a tree मतलब जब हम एक पेड़ को मारते हैं, राइट? तो जो पोइट है हमारा उसने ये जो वर्ड है, ये टाइटल है, वो क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वो हमें, आप कह सकते हो कि पेड़ों के लिए कंसर्न अपना शो कर रहा है ना, लोगों को, जो लोगों का एक आप कह सकते हो कि अनरेशनल बिहेवियर है नेचर के प्रति, ठीक है? तो उसके लिए वो हमें अवेयर कर रहा है, कंसर्न शो कर रहा है ट्रीज़ के लिए, ठीक है, कि हमें ट्रीज़ को नहीं मारना चाहिए, राइट? So the poet sensitized the reader and highlight the fact that trees are living things. Okay, he's trying to show that कि trees जो है वो living things हैं, ठीक है, वो भी मरते हैं, ठीक है. मरने का वर्ड, जो वर्ड है killing, वो यूज़ किया है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से हम जो है वो ट्री को मार देते हैं. तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है. नेक्स्ट वो इक्वेट्स कर रहा है ह्यूमन बीइंग को और ट्रीज़ को, ठीक है, वो दोनों को लिविंग थिंग बता रहा है और वो इक्वेट्स कर रहा है कि हम जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग है, उसी तरीके से पेड़ होते हैं और हमें उनको कट नहीं करना चाहिए, हमें उनको मारना नहीं चाहिए. मतलब अगर कोई ट्री को कट कर रहा है, इसका मतलब ये कि ही इज़ किलिंग अ ट्री. ओके, मैसेज क्या देना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू पोइट कि दैट वी ऑल आर लिविंग बींग्स, हम सब लिविंग बींग्स हैं, और उसी तरीके से जो पेड़ है वो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है. उनमें भी किसी न किसी द ट्रीज हैव फॉर्म ऑफ लाइफ, कि उनका भी एक जीवन है और हमें कोई अधिकार नहीं, हमें कोई राइट नहीं है कि हम उन पेड़ों को ख़त्म कर सकें. ओके, नाउ और नेक्स्ट ये जो आप रीड करेंगे हम पोएम, उसमें आप देखेंगे कि ये हाउ टू डू है ना, किस तरीके से आप पेड़ को काट सकते हैं, उसका एक मैनुअल, एक उसका प्रोसीजर बता रहा है. लेकिन जो उसका एम है, मोटो है इस पोएम के पीछे, वो ये है कि वो हम लोगों को ये बात समझा सके कि एक पेड़ को नहीं मारना चाहिए. ओके, नाउ सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन stanzas first, then I will tell you the literary device used in this poem. Okay, so first of all we are having this first stanza. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of it lapis hides sprouting leaves. Okay, this is your first paragraph stanza. Here the poet want to tell us that it takes much time to kill a tree. Okay, कि बहुत समय लगता है, ठीक है, एक पेड़ को मारने के लिए, ठीक है, कि हम इतना आसान नहीं होता है किसी भी पेड़ को मारना, किल करना. नॉट अ सिंपल जैब मतलब होता है सडन रफ ब्लो, ठीक है, कि इस तरीके से जब आप एक झटके से, ठीक है, तो वो पोइट समझाना चाह रहा है. नॉट अ सिंपल जब ऑफ द नाइफ, कि एक जो नाइफ है आपका, चाकू या आप कह सकते हो जिससे आप पेड़ को काट रहे, जो वेपन आपके पास है, उसके एक सिंगल अटैक से वो पेड़ नहीं मर सकता है. ओके, नॉट अ सिंपल जब ऑफ द नाइफ विल डू इट. एक सिंपल आप कह सकते हो कि सडन रफ ब्लो जो होता है किसी भी नाइफ का, उससे ट्री की डेथ नहीं हो सकती, उससे हम पेड़ को मार नहीं सकते. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. क्यों नहीं मार सकते हम? क्योंकि इट हैज़ ग्रोन, क्योंकि ये जो पेड़ है, ठीक है, जो ट्री है, वो उसने बहुत सालों तक, ठीक है, स्लोली धीरे धीरे कंज्यूम किया है, क्या, अर्थ से, राइजिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, बहुत साल लगे उसे, और उसने अर्थ से बहुत सारे आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशंस है वो एब्जॉर्व किए हैं अपने आप को, आप कह सकते हो कि ग्रीन करने में, अपने आप उसके सर्वाइवल में, और अर्थ क्रस्ट से उसने बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस लिए हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ओके, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों से वो सनलाइट, नेचर से सनलाइट ले रहा है,
एयर ले रहा है, वाटर ले रहा है, and out of its leprous hides sprouting leaves. Or this is the reason it is not easy to kill a tree. क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा फर्म है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि it takes sunlight, water and air to grow into a strong trunk, ठीक है। और वो जो बता रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग ट्रंक में ट्रांसफ़र हो चुका है पेड़, और वो जो ट्रंक है वो कैसी है, लेप्रोस, मतलब जिस लेप्रोसी एक बीमारी होती है, और उससे क्या होता है कि हमारे जो स्किन है, स्किन डिजीज़ होती है, वो आप कह सकते हो कि पैचेस हो जाते हैं इसमें, ठीक है, डिसकलर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब वो डिसकलरेशन से कर रहा है कि जो ब्रांच है उसकी, जो ट्रंक है वो डिसकलर्ड हो जाती है, ठीक है। अलग अलग पैचेस होते हैं, ब्राउनिश शेड की होती है, लेकिन पैचेस में होती है वो, ठीक है। तो इस तरीके का जो पेड़ है वो हो जाता है, और जहाँ से आप काटोगे, अगर आप उसकी जो ट्रंक है उसको कट करते हैं, वहीं से स्प्राउटिंग मतलब ग्रोइंग, जो आपकी लीव्स है वो ग्रो कर देगी, ठीक है। नाउ मैं रिपीट कर रही हूँ उसको, यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि एक पेड़ को मारने के लिए, ठीक है, बहुत समय लगता है। इट्स नॉट ईजी कि आप एक जैब से, एक अटैक से आप एक पेड़ को ख़त्म कर सको, मार सको। क्यों नहीं मार सकते हम, क्यों नहीं ख़त्म कर सकते एक ट्री को एक सिंपल जैब से? क्योंकि वो उसे बहुत समय लगा है, उसे बहुत टाइम लगा है, उसने अपने आप को नरिश किया है अर्थ से, ठीक है, उसने सनलाइट ली है, ठीक है, अपने आप को नरिश करने के लिए उसने वाटर ऑब्जॉर्व किया अर्थ क्रस्ट से, उसने वाटर दैन उसने एयर ऑब्जॉर्व करी है नेचर से। तो इस तरीके से उसने अपने आप को नरिश किया है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। एंड देन वो जो उसकी ट्रंक है, ठीक है, उस पेड़ की जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा डिस्कलर्ड हो चुकी है। डिस्कलर यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ किया है? उस छाल के लिए, उस हाइट के लिए, उस ट्रंक के लिए, उस ब्रांचेस के लिए जो डिस्कलर्ड हो गए, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि जब बहुत टाइम से वो पेड़ जो है वो बड़ा हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, और काफ़ी वो फर्म हो चुका है, काफ़ी मजबूत हो चुका है, और ये जो ट्रंक है जितनी मजबूत होगी, जितना समय लगाएगी, ठीक है, वो अपने जितनी जड़ें मजबूत करेगी, वो इतनी डिस्कलर्ड होती जाएगी, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि इसलिए उसकी ट्रंक जो है डिस्कलर्ड हो चुकी है, और जब आप उसको अगर काट भी देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अगर मान लो ये पेड़ है, आपने उसको कट किया, तो वहीं से वो अपनी नई जो लीव्स है, नई जो ब्रांचेस है, वो वहाँ से ग्रो करने लग जाएगी। सो एक पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है, राइट। नाउ सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, ओके, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature balls which is unchecked will expand again to former size. Now here in second stanza जो राइटर है आपका, वो जो आपका पोइट है वो कहना चाह रहा है, सो हैक एंड चॉप्स, हैक एंड चॉप्स आप कह सकते हो कट रफली, ठीक है, एंड आप उसको रफली कट कर रहे हो, ठीक है। हैक एंड चॉप का मतलब, चॉप मतलब कटिंग करना, रफ कटिंग करना, एंड दिस अलोन वॉन्ट डू इट, कि अगर आप सिंपल कहीं से काट दो किसी पेड़ को, ठीक है, एक पेड़ है, उसको आप कोई ब्रांचेस आप उसकी कट करते हो सिंपली, तो उससे वो मरने वाला नहीं है, उससे वो पेड़ ख़त्म होने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark विल हील। और वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्लीडिंग बार्क है, ठीक है, ब्लीडिंग बार्क मतलब जो छाल है, जो ब्रांच है, जब आप ट्री को कट करते हो तो एक सांप निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, उसको ब्लीडिंग बार्क बोला गया है। ब्लीडिंग मतलब ब्लड निकलना, ब्लीड करना, यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क है मतलब वो सांप जो निकलता है पेड़ों से, उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर आप उसको कट करोगे तो वहाँ से सांप निकलेगा। जिस तरीके से ह्यूमन, ये कंपैरिजन है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग को जब आप कट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हैंड पे यहाँ पे कट होता है तो मेरे यहाँ से ब्लड निकलेगा, पर पेड़ को उसी तरीके से पेड़ को भी आप कट करोगे, उसकी कोई ब्रांच कट करोगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग बार्क होगा, स्वैपिंग होगी, स्वैप निकलेगा, तो और जब वो निकलेगा तो उसको वो हील कर देगा, ठीक है, ये जो सैप है वो उसको हील करने में हेल्प करेगा, उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल रेज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, और जहाँ से कटा है वहाँ से नई कोपलें, नहीं आप कह सकते हैं न्यू ब्रांचेस जो है, स्मॉल ब्रांचेस वहाँ से ग्रो करने लग जाएगी, राइट।
वेलवेज कर्ल ग्रीन ट्विंक्स मिनिएचर बॉल्स, और छोटी मिनिएचर मतलब छोटा, ठीक है, स्मॉल ब्रांचेस वहाँ से उगने लग जाएगी, ग्रो करने लग जाएगी। मतलब आप पेड़ को जब भी काटते हैं, ठीक है, हम सबको पता है कि कटिंग होती है, प्रोनिंग होती है, फिर वो वापस उगने लग जाता है, रीग्रो हो जाता है, और उसके बाद में उसमें लीव्स आती है और सॉफ्ट ब्रांचेस आने लग जाती है। तो सेम यहाँ पे राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से जब आप किसी पेड़ को कट करोगे तो वो वापस उसका रीग्रो हो जाएगा वो, और उसमें ब्रांचेस आ जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर अपन ध्यान नहीं देंगे, आपने कट कर लिया, आपको लग गया कि ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है वो मर गया है, और आपने उस पर ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा वो उसी ह्यूज साइज़ में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फॉर्मर साइज जो उसकी पहले की साइज़ है वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, सेप्ड आउट। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको उसको मारना है, ठीक है, अगर आपको उस ट्री को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, ठीक है, जो पेड़ों की जो रूट है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से निकालनी पड़ेगी। ओके, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मतलब आप कह सकते हो कि वो जो रूट्स, ठीक है, जिस अर्थ में उसने सपोर्ट कर रखा है, ठीक है, अपनी जड़ें फैला रखी है, हर जिस तरीके से वो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको होल्ड करके रखा है अर्थ ने, इसलिए वो कह रहा है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इज़ टू बी रोप टाइड। अगर उस पेड़ को मारना है तो आपको उसको पूरी तरीके से रस्सी से खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको रस्सी से खींच कर उसको, आप कह सकते हो कि जो रूट्स है उसको अपरूटेड करना पड़ेगा, राइट। नाउ इट इज़ टू बी रोप टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और अगर उसको आपको मारना है तो आपको चॉप्ड आउट, ठीक है, आपको उसको पूरा पेड़ बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको आप चॉप कर सकते हो, उसके बाद शायद वो जो पेड़ है वो मर सके। कैसे, जब आपको रूट की तरह आप इसको निकाल सको पूरी रूट्स के साथ। और पुल आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, ठीक है, अर्थ केव मतलब अर्थ केविटी, क्योंकि पेड़ इतने सालों से हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थ जो केव बन जाएगा, गुफा बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कैविटी हो जाएगी, ठीक है, अगर रूट्स हम निकाल लेंगे, पेड़ निकाल लेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी, ठीक है, कैविटी हो जाएगी, तो वो इसीलिए कह रहा है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और वो क्या बोल रहा है कि सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है एक पेड़ का, एक ट्री का, वो क्या होता है, वो उसकी जड़ें होती है, वो उसकी रूट्स होती हैं, ठीक है। सेंसिटिव कहा है ट्रीज़ को उसने, इसका मतलब हम भी सेंसिटिव है, ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव होता है, और ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है वो भी बहुत सेंसिटिव है, मतलब दोनों में फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर जो उसका जो सोर्स है, जिससे उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, जिससे उसको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, वो जो वाइट, उस आपको पता है जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो वाइट कलर की होती है, गीली गीली होती है, क्योंकि वो वहाँ से ऑब्वियसली वो जो आप अर्थ है उसके नीचे से वो अर्थ क्रस्ट में से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। जो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, जो सालों से अर्थ में दबा हुआ है, अगर आप उसको बाहर निकालते हो, अगर आप उसको अपरूट करते हो, ठीक है, पुल आउट करते हो, उसके बाद शायद कोई चांसेस है कि आपका पेड़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, मर जाए। Then the matter of scorching and choking the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done, right? And this is the last paragraph written by Patel, okay, J.V. पटेल। और वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि then the matter of scorching, आपने रूट्स बाहर निकाल दी, उसके बाद अगर आपको पेड़ को मारना है, ठीक है, तो आपको कितना ज़्यादा आपको मैनुअल करना पड़ रहा है, काम कर रहा है। एक वो तो तरीका है एक पूरे पेड़ को बाहर निकालने का, मारने का, वो उन्होंने बताया। और यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने उसको पेड़ को बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपको उसको स्क्रॉचिंग हीट, मतलब बहुत ज़्यादा चुभती हुई हीट में, गर्मी में उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, और धीरे धीरे वो ब्राउन होता जाएगा, ठीक है, वो हार्ड होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट है, अब उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, उसके पास न्यूट्रिशंस नहीं आ रहा है, तो इसकी जो आप कह सकते हो कि जो रूट्स है वो हार्ड हो चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी है,
ट्विस्टिंग विदरिंग, धीरे धीरे वो ट्विस्ट होने लगी है, धीरे धीरे वो मुरझाने लगी है और उसके बाद आपका काम ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद आप उस पेड़ को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं पटेल कि वंस द ट्री हैज़ बीन अपरूटेड, कि एक बार आपने उसको अपरूट कर ली, दैन ग्रेजुअली इट विदर। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होने लग जाएगी, वो सूखने लग जाएगी, वो मुरझाने लग जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ हीट एंड विंड, क्योंकि हवा से, और वो हवा जो पहले उसको शक्ति दे रही थी, उसको स्ट्रेंथ दे रही थी, वो सूरज की रोशनी जो पहले उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको फॉर्म बनाने में बहुत हेल्प कर रही थी। ठीक है, उसके वो ही अब उसके लिए एक, आप कह सकते हो कि उसको मारने के लिए उसकी हेल्प कर रही है। ठीक है, कि इनकी वजह से वो जो पेड़ है वो पूरी तरीके से विदर, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, द ट्रंक विल बिकम ब्राउन, ट्विस्ट एंड विल हार्डन। ठीक है, फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, और इस तरीके से जो पेड़ है आपका वो मर जाएगा। राइट? ठीक है, पोइट क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो आपके पेड़ हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन बींग है हम बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, उसी तरीके जो ट्रीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इट इज़ नॉट ईजी टू किल द ट्री। ठीक है, कि अगर हमें पेड़ को मारना है तो ये बिल्कुल ईजी नहीं है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे कि ये एक असॉल्ट है, ये एक क्राइम है। अगर आप पेड़ को मारते हो, ठीक है, तो ये एक क्राइम है, असॉल्ट है। ठीक है, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और वो क्या करना चाह रहे हैं कि क्योंकि जो ट्रीज़ हैं, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग है, उनका नेचर क्या होता है, वो कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते। वो किसी भी चीज़ के लिए दे हैव एटीट्यूड टू नेवर से डाई, है ना, कि हम कभी मरना नहीं चाहते, हमारा यही एटीट्यूड होता है। उसी तरीके से ट्रीज़ है, वो भी कभी मरना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ को आगे उनकी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सके, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि अगर हम उसको कट करने की कोशिश करते तो भी बहुत सारी लीव्स वहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, हर टाइम जब भी उनको अटैक होता है और इंजर्ड होता है, ठीक है, वो अपने आप को हील कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा है, हम भी बहुत बार किसी भी चीज़ से अटैक्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमको प्रभाव पड़ता है, या आप कह सकते हो कि हमारी एफिशिएंसी कभी कभी डिक्रीज़ हो जाती है, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी हम अपने आप को क्या करते हैं, हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे में पॉजिटिव एनर्जी होती है अपने जीवन के लिए, कि जिस तरीके से हम अपने आप को हील करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं कि हम रिगेन करें, ठीक है, और हम अपने आप को हील करें, उसी तरीके से पेड़ों में भी वही शक्ति होती, कैपेसिटी होती। वो भी जीना चाहते हैं, वो भी अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो अपने आप को हील करते हैं ताकि उनकी डेथ ना हो। ठीक है, लेकिन उसको हम कब मार सकते हैं, उसकी पूरी जड़ों को उखाड़ के। तो इस तरीके का जब हम काम करते हैं तो इसका मतलब हम एक क्राइम कर रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अब हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम मतलब लास्ट में कोई म्यूजिकल नोट्स आपको नहीं देख रहे हैं। ट्रीज, नाइफ, ग्राउंड, अर्थ, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग वाटर, हाई लीव्स, तो कोई म्यूजिकल पैटर्न नहीं है, तो ये फ्री वॉइस है। ठीक है, यहाँ पे कोई राइम नहीं है, तो दिस इज़ अ फ्री वॉइस पोएम। ठीक है, नेक्स्ट जो एक नया लिटरेरी डिवाइस आप इस पोएम में यूज़ किया है, ठीक है, वो है एंजाम्बमेंट। ठीक है, सो जो एंजाम्बमेंट है होता है, उसमें क्या होता है, व्हेन वन सेंटेंस कंटिन्यू इनटू 2 और मोर लाइन्स। ठीक है, तो ये लिटरेरी डिवाइस में क्या होता है, जब एक सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट लाइन में, तो इसको हम एंजाम्बमेंट कहते हैं। ये लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। ठीक है, तो ये पूरी लाइन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो ये लिटरेरी डिवाइस क्या है, एंजाम्बमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें भी पूरा आप देख सकते हो, एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रिस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपके पास एंजाम्बमेंट लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट, क्रस, एब्जॉर्बिंग। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में है लाइन, एंड लास्ट में इसकी फुल स्टॉप है, तो ये वन लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है।
ठीक है, तो उसको हम लिटरेरी डिवाइस जो है वो कहते हैं एन्जैम्बमेंट। नाउ नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन जब हम करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड एज, लाइक एंड देन, ठीक है। तो इन वर्ड्स के बिना जब हम इनडायरेक्ट आप कंपैरिजन करते हो उसको हम मेटाफोर कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है जहाँ पे हमने एज, लाइक और देन का यूज़ नहीं किया, एंड दैट इज़ लैप्लस हाइड, ठीक है। तो दिस इज कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। और किससे कंपैरिजन हुआ? लाइक हाँ, अगर मैं यूज़ करती लाइक अ लैप्लस हाइड तो वो होता सिमिली, और यहाँ पे हमने लाइक और एज का यूज़ नहीं किया, सो दिस इज कॉल्ड मेटाफोर। नाउ दिस इज मेटाफोर। नेक्स्ट जो हमने देखा था ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग ब्लीड करता है उसी तरीके से जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो भी ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंपैरिजन है, और क्योंकि यहाँ पे एज और लाइक नहीं यूज़ किया है तो ये क्या हुआ? दिस इज मेटाफोर, और यहाँ पे मेटाफोर यूज़ किया है पोइट ने, राइट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिट्रेशन, राइट। तो एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जब आप कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है इन टू और मोर क्लोजली प्लेस वर्ड्स, ठीक है। आपको पता है एक लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा होता है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एलिट्रेशन है सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, ब्लीडिंग बार्क, ठीक है। ब्लीडिंग बार्क की जो ब साउंड है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से वाइट एंड रेड जो रूट्स के लिए लिखा था, ठीक है, वो भी वाइट एंड रेड्स, ठीक है, W जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, सो दिस इज एलिट्रेशन। और जो आपका नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है रिपीटिशन। और रिपीटिशन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपीटिशन वर्ड जो यूज़ किया है वो ये है, दिस इज पुल्ड आउट इस पैराग्राफ में, ठीक है। यहाँ आप देखोगे आई थिंक 3 टाइम्स जो पोइट है पटेल उन्होंने यूज़ किया है पुल्ड आउट एंड हियर पुल्ड आउट, ठीक है। तो रिपीटिशन वर्ड्स, अब रिपीटिशन किया है तो रिपीटिशन होता क्या है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फसाइज ऑन इट, ठीक है। कभी कभी एक वर्ड या फिर पूरा सेंटेंस हम रिपीट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम एम्फसाइज कर रहे हैं, हम उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी पे कह रहे हैं कि जो रीडर है उसका जो ध्यान है पूरी तरीके से इस लाइन पे आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। क्या? क्योंकि पुल्ड आउट किसकी बात करें इस पैराग्राफ में कि हमें कैसे ट्री को मारना चाहिए जब हम उसकी रूट्स अपरूटेड कर लें, हम उसकी रूट निकाल लें, खींच लें, ठीक है। तो ये पुल्ड आउट जो है वो रिपीटिशन वर्ड है, ठीक है, बार बार यूज़ किया है, एम्फसाइज कर रहे थे कि किस तरीके से हम जो है इसको मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम ऑन किलिंग ऑफ अ ट्री। आई होप कि आप ये बात समझ पाए हैं पटेल की कि हमें ट्रीज़ के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए, हमें जो ट्रीज़ हैं उनको एज ए ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हो कि ट्रीट करना चाहिए, जिस तरीके से हमें तकलीफ़ होती है, ठीक है, जिस तरीके से हम किसी भी लिविंग थिंग को नहीं मारना चाहते हैं उसी तरीके से पेड़ों को भी हमें नहीं मारना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।